हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट लेजर के बारे में, जो कि गाइस किसी भी कंपनी या फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में जो लेजर क्रिएट किए जाते हैं वो भी रियल नाम से आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सर मुझे एंट्री तो आती है बट मुझे जो लेजर क्रिएट करते हैं तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा ये मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे बता दीजिए। तो गाइस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मैं आज इस वीडियो में आपको एक एक लेज़र के बारे में बताऊँगा, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा और आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो गाइस इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि गाइस यदि आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आपका जो बेसिक है, सबसे बेसिक टैली में क्या होता है वो होता है लेजर क्रिएशन। यदि आप लेजर ही सही से क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप टैली में भी यदि कोई एंट्री डालते हैं तो वो आपकी एंट्री भी गलत हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक एक्सेल सीट पर सभी जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के जो लेजर हैं वो मैंने लिख लिए हैं, जो कि मैं आपको टैली ERP9 में करके बताऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट लेजर हैं। और गाइस यदि आप ग्रुप्स भी चाहते हैं टैली के तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट की। तो गाइस कैपिटल अकाउंट में हमारे जैसे मान लीजिए कोई फर्म या कंपनी है तो उसमें प्रोप्राइटर होता है, पार्टनर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके जो लेजर है वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलते हैं टैली की तरफ। सबसे पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे लेजर्स में, लेजर क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद जाएंगे हम क्रिएट में। लेजर में जाने के बाद फिर जाएंगे हम क्रिएट में। तो यहाँ पर हमारा लेजर हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है, प्रोप्राइटर है, जैसे मान लीजिए यश गौतम है। ठीक है, प्रोप्राइटर का नाम यश गौतम है, तो इसमें हम किस नाम से उसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट यश गौतम। तो गाइस इसमें नाम होना जरूरी है, तो हम इसे कैपिटल अकाउंट यश गौतम के नाम से लिख लेंगे। जो उसका प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स है या कैपिटल है, सॉरी डायरेक्टर है, तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, इसका नाम एड्रेस लिख लेंगे जो भी है। फिर उसके बाद इस जो लेजर है इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो प्रोप्राइटर का बता दिया। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए राम पार्टनर्स है, राम हमारा पार्टनर्स है, तो इसका लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर राम। ठीक है, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट के आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार ही हमारा डायरेक्टर, यदि कोई डायरेक्टर है, एक है, दो हैं, तीन है या जितने भी हैं, तो इसी प्रकार हम कैपिटल अकाउंट में उनके लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दूसरा पार्टनर है। ठीक है, तो उसका लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसमें पार्टनर श्याम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्टनर, दूसरा पार्टनर जो है उसका नाम है श्याम, तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट के। नाम एड्रेस वगैरह लिखकर इस लेजर को हम सेव कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ही कैपिटल के लेजर आपको क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परचेज की। तो मैं आपको इस परचेज में जो रियल लेजर के नाम से जो क्रिएट होता है वो आपको बताने वाला हूँ, जो आप किसी भी फर्म या कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रियल नाम से आपको बताऊँगा। जैसे कि हमारा इनवर्ट सप्लाई IGST, इनवर्ट सप्लाई SGST। ठीक है, तो इसी प्रकार ही आपको लिखने इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेज। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई @ जैसे मान लीजिए 18% है, 12% है, 5% है, जितने भी परसेंट हमारी परचेज है। परचेज मतलब इनवर्ट सप्लाई। अकाउंट्स में जो हमारी परचेज है उसको इनवर्ट सप्लाई के नाम से हम जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो परचेज है वो इनवर्ट सप्लाई के नाम से हमारा लेजर क्रिएट होता है। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई IGST मतलब हमने अदर स्टेट को
जो हमने परचेज़ किया है अदर स्टेट में, अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में हमने परचेज़ किया है, ठीक है। तो उसके लिए IGST हमें पता चल जाएगा भाई ये परचेज़ है, वो भी IGST है, इस पर IGST एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनवर्ट सप्लाई IGST। अब बात करता हूँ मैं इनवर्ट सप्लाई SGST। SGST मतलब अब मैंने आपको बता दिया इनवर्ट सप्लाई क्या है। अब SGST मतलब हमने जो लोकल परचेज़ किया है, अपने स्टेट से ही परचेज़ किया है, तो इसलिए ये हम जो परचेज़ का लेजर बनेगा अंडर ग्रुपिंग में किसके आएगा, परचेज़ के ही आएगा वो भी। तो इसी प्रकार आपको परचेज़ जो है वो इनवर्ट सप्लाई के नाम से हमें लेजर क्रिएट कर लेना है। कैपिटल हो गया, परचेज़ हो गया। अब बात करते हैं सेल की, जो कि हमारा आउटवर्ड सप्लाई IGST, आउटवर्ड सप्लाई SGST। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो सेल है, सेल हमारी अकाउंट्स में आउटवर्ड सप्लाई के नाम से इसका जो लेजर है वो क्रिएट किया जाता है, किसका, सेल का। तो आउटवर्ड सप्लाई @IGST, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कितने परसेंट है, जैसे मान लीजिए 3-4% है, मतलब कि 12%, 18% या 28%, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और अंडर जो आएगा वो आएगा सेल्स अकाउंट के, ठीक है। अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा सेल्स अकाउंट। इसी प्रकार हमारी आउटवर्ड सप्लाई SGST है, मतलब हमने लोकल में सेल किया है, अपने ही स्टेट में सेल किया है। तो आउटवर्ड सप्लाई जितने भी परसेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12%, 18%, फिर उसके बाद SGST लिख सकते हैं हम। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सेल्स अकाउंट के, ठीक है। हमारा कैपिटल हो गया, परचेज हो गया और सेल हो गया। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। गाइस जैसे कि हमारा SBI अकाउंट, PNB अकाउंट या कोई भी बैंक अकाउंट हो, तो आप उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, नेम में वो बैंक आ जाएगा जो भी है आपका, कर्नाटक बैंक है, SBI बैंक है, या आपका HDFC बैंक है, कोई सा भी बैंक है, तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, बैंक अकाउंट्स के। इसका हम एड्रेस वगैरह लिखकर इस लेजर को सेव कर देंगे। चाहे कोई सा भी बैंक हो तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, बैंक अकाउंट्स के, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा PNB हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा बैंक अकाउंट्स के अंडर ग्रुपिंग आ जाएगा, वो इसकी डिटेल्स हम फिल कर लेंगे, ठीक है। हमारा हो गया बैंक अकाउंट्स भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रांच एंड डिवीज़न। ब्रांच एंड डिवीज़न हमें कब ज़रूरत पड़ती है इस लेजर की, जब हमारी, जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस तो हमारा नोएडा में है, बट गाइज उसकी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, एक दिल्ली में है, एक गोवा में है, ठीक है, अलग अलग है। तो तब हमें एक कंपनी में ब्रांच एंड डिवीज़न लेजर क्रिएट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यस ग्लास कंपनी है, तो ये किसके अंडर आएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न के, ठीक है, ये ब्रांच है। अब बात करते हैं, एक ब्रांच हमारी यस ग्लास कंपनी के नाम से हरियाणा में है, ठीक है। तो इसमें किस नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, यस ग्लास कंपनी, तो इसमें हम डाल देंगे हरियाणा, क्योंकि हमारी जो ये ब्रांचेज है ये है हरियाणा की। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न। तो इसमें डिटेल्स फिल कर लेंगे, नाम, स्टेट और इसमें GSTN नंबर। अब गाइस बात करते हैं कैश इन हैंड की। तो कैश इन हैंड में जैसे हमारा कैश, तो मैं आपको बता दूं कैश अकाउंट हमें लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, तो इसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ऑलरेडी टैली में होता है। हमारा कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा ऑलरेडी पहले से ही टैली में होता है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस की। तो गाइज यदि हम माल खरीद रहे हैं, यदि हम माल खरीदते हैं तो उस पर इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST लिखते हैं। यदि हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस पर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट
IGST के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनपुट CGST है, ठीक है। तो इसका जो लेजर क्रिएट करेंगे वो करेंगे इनपुट CGST एट द रेट जितने भी परसेंट है, 9% है, ठीक है, 6% है, वो इसमें हम लिख लेंगे। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस के। इनपुट जो टैक्स है हमारा वो परचेज पर हमारा लगता है, ठीक है, जो हम परचेज करेंगे उसके लिए हम इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST लेजर क्रिएट करते हैं। वो अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे लेजर की। ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही हमारा इनपुट SGST एट द रेट 9% या 6% जितना भी उस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस के। इस लेजर को भी हम सेव कर देंगे। अब बात करते हैं आउटपुट। तो गाइज मैंने आपको बता रहा हूँ जो आप परचेज करेंगे उस पर इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST हम लेजर क्रिएट करते हैं। और एंट्री में ही जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो उसमें इनपुट CGST, SGST और IGST डालते हैं। तो इस पर हमने आउटपुट जो हम लेजर क्रिएट करते हैं वो करते हैं सेल के लिए। तो अंडर जो ग्रुपिंग आएगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के लिए ही आएगा, चाहे इनपुट CGST, SGST या IGST हो या आउटपुट CGST, SGST या IGST हो, ठीक है। आउटपुट मतलब जो सेल पे लगता है, इनपुट मतलब जो परचेज पर लगता है। तो आउटपुट SGST ये भी अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस के आ जाएगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आता है, ठीक है। या मान लीजिए आप TDS है, TDS भी एक प्रकार का हमारा इनकम टैक्स ही है, वो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो व्यापार में डायरेक्ट हमारे खर्च हो रहे हैं, हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वेजेस है, ठीक है, या रॉ मटेरियल है, हम डायरेक्ट अपना मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, कैरेज हो गया, तो इसका कैरेज के नाम से ही हम लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुपिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब बात करते हैं वेजेस। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई मजदूर पकड़ कर लाएंगे हम उसे काम के लिए, तो हमें डायरेक्ट उसको हम पे करेंगे, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। या पैकिंग हो गया, किसी प्रोडक्ट की हमें पैकिंग करनी है, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। ये हमने लेजर क्रिएट कर दिया है। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। रॉ मटेरियल, कैरेज, वेजेस, पैकिंग। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जो हम डायरेक्ट मतलब पे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेबर है या वेजेस है, तो हम उसे डायरेक्ट अपना उसको पे करेंगे। इनडायरेक्ट वो होता है जो किसी के थ्रू जाता है, किसी के थ्रू हम पे करते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी पेड अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है। जैसे रेंट पेड, भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुपिंग आएगा। उसके बाद है डिस्काउंट गिवन, हमने डिस्काउंट दिया है तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट गिवन अंडर किसके आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं हम इनकम इनडायरेक्ट इनकम की।
जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट मिला है हमें, या रेंट हमने प्राप्त किया है, रेंट रिसीव्ड किया है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के। तो ये लेजर हमने क्रिएट कर दिया है। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, यदि आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो उसका लेजर जो हम क्रिएट करेंगे, नेम में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो अंडर किसके आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के, डिस्काउंट रिसीव्ड जो हो रहा है। तो गाइज ये हमारा जो इनडायरेक्ट इनकम है, ये भी हमने लेजर क्रिएट कर लिए। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। जैसे हम पहला लेजर क्रिएट करते हैं लैंड का, तो ये अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? फिक्स्ड एसेट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग है तो नेम में बिल्डिंग आ जाएगा, अंडर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्नीचर। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। अंडर ग्रुपिंग में ये सब किसके आएंगे? फिक्स्ड एसेट्स के, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी अंडर ग्रुपिंग किसके? फिक्स्ड एसेट्स के। तो ये भी हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि LIC शेयर, तो ये सभी हमारी इन्वेस्टमेंट है। जैसे LIC की हुई है तो वो अंडर किसके आएगा? इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया। LIC में हम छोटी छोटी अमाउंट में कंपनी को पे करते हैं, फिर बड़ी अमाउंट जब LIC पूरी हो जाती है वो हमें वापसी रिटर्न करता है। और जैसे शेयर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमें रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुई? इन्वेस्टमेंट। तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? इन्वेस्टमेंट के। और उसके बाद फंड्स भी हमारे इन्वेस्टमेंट ही है। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की। व्हेन द गुड्स आर अबाउट बोरोइंग लाइक एज यस ट्रेडिंग कंपनी। तो गाइस जब हम उधार माल, ध्यान दीजिए, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। पार्टी या नाम, जैसे कि मान लीजिए यस ट्रेडिंग कंपनी से हमने माल खरीदा। ठीक है, यस ट्रेडिंग कंपनी जो पार्टी है वो किसके अंडर आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर के। यस ट्रेडिंग कंपनी से हमने माल खरीदा है, ये हमारी पार्टी है। तो पार्टी को सबसे पहले जब हमारे पास बिल आता है तो हम उसका लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसकी एंट्री करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं। तो यस ट्रेडिंग कंपनी जो इनवॉइस पर जिससे हम माल खरीदेंगे तो अंडर किसके आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर के। इसका नाम, एड्रेस, पिन कोड और GSTN नंबर, इस लेजर को भी हम सेव कर देंगे। जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। अब बात करते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर इसके अपोजिट होते हैं, जिसको माल हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो हमारा सन्ड्री डेटर होता है। जैसे मान लीजिए राम ट्रेडिंग कंपनी को हमने माल अपना सेल किया है। ठीक है, वो हमारा सन्ड्री डेटर है, देनदार है। क्रेडिटर मतलब लेनदार और डेटर मतलब देनदार। तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? सन्ड्री डेटर के। यदि हम माल सेल कर रहे हैं तो वो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं। तो हमारा ये सन्ड्री डेटर भी हो गया। अब बात करते हैं बैंक OD अकाउंट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जो हमें बैंक जो है कुछ लिमिट प्रदान करता है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, या वो बैंक पर डिपेंड करता है। तो वो हम उतनी ही ट्रैक्शंस कर सकते हैं। तो अंडर किसके आएगा? ये बैंक OD अकाउंट के। जैसे मान लीजिए यस बैंक OD अकाउंट है तो वो बैंक OD अकाउंट अंडर ग्रुपिंग आएगा।
अब इसी प्रकार ही जैसे मान लीजिए HDFC बैंक ओडी अकाउंट है हमारा, ठीक है, HDFC बैंक में हमारा ओडी अकाउंट है, तो वो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, नाम में आ जाएगा HDFC ओडी अकाउंट अंडर ग्रुपिंग बैंक ओडी अकाउंट। इसका नाम, एड्रेस, पिन कोड, GSTN नंबर इसमें लिख लेंगे, जो भी डिटेल्स है वो आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसकी फुल डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। जैसे कि हमारा ऑडिट फी पेबल हो गया, TDS पेबल हो गया, तो ये हमारे करंट लायबिलिटी हैं। ऑडिट फी पेबल, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट लायबिलिटी। गाइस करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है, पेमेंट की नहीं है, हमें आने वाले टाइम में पेमेंट करनी होगी, बट वो गाइस हमें दिखानी होती है। अब जैसे मान लीजिए TDS पेबल है, ठीक है, तो हमने किसी का TDS काटा है तो हमें वो जमा कराना है, इसलिए वो अभी TDS पेबल है, करंट लायबिलिटी है। अब बात करते हैं सैलरी पेबल। अभी हमने सैलरी दी नहीं है, इसलिए हमारा ये करंट लायबिलिटी है। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट लायबिलिटी के, जो अभी हमने पे नहीं किया है, करेंगे इन फ्यूचर में। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में जो आता है हमारा कैश और बैंक आता है, अंडर जो आता है कैश और बैंक आता है, तो ये ऑलरेडी पहले से ही इसमें बना हुआ होता है। करंट एसेट्स में हमारा वो भी आता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी ने TDS काटा है, तो उसके लिए भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं TDS रिसीव्ड के नाम से, तो वो भी किसके अंडर आ जाएगा, करंट एसेट्स के, क्योंकि वो भी आपके लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा जब वो आपका TDS जमा कर देगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स में और भी लेजर क्रिएट होते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बात करता हूँ लोन एंड एडवांसेस। जैसे राम कंपनी है, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस इसमें लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ लोन एंड एडवांसेस एसेट्स की। आपने क्या किया हुआ है, एसेट्स, एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति है, आपने जो है लोन दिया हुआ है। यदि लोन एंड एडवांसेस लायबिलिटी होता तो वो किसी ने आपको लोन दिया है, ठीक है। अब आपने राम कंपनी को लोन दिया है, यदि आप किसी को लोन दे रहे हैं तो वो आपके लिए एसेट्स होगी, या आपको कोई और लोन दे रहा है तो वो लोन एंड एडवांसेस लायबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए श्याम कंपनी है, लोन एंड एडवांसेस एसेट्स होगी, अंडर ग्रुपिंग लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में आएगा। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन। तो मैं आपको बता दूं सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, जो हमारे किसी भी बैंक से हम लोन लेते हैं या किसी संस्था से लेते हैं जो लोन प्रोवाइड कराती है, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, ठीक है। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, नेम में HDFC बैंक आ जाएगा, अंडर ग्रुपिंग हमारा सिक्योर्ड लोन आ जाएगा। या कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो किसके आएगा, सिक्योर्ड लोन, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सिक्योर्ड लोन के। अब उसके बाद कोटक बैंक हो गया, इससे हमने लोन लिया है, तो अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन के। अब बात करते हैं, तो इस लेजर को हमने सेव कर दिया है। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन बैंक और जो फाइनेंस कंपनी है उनको छोड़कर किसी इंडिविजुअल से यदि आप लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए राज शर्मा है, वो अनसिक्योर्ड लोन के अंडर ग्रुपिंग में आएगा, जो अंडर आएगा वो आएगा अनसिक्योर्ड लोन। राज शर्मा क्या है, एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, तो आपने उससे लोन लिया है, तो अंडर किसके आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के। ऐसी जैसे मान लीजिए राहुल बंसल है, राहुल बंसल से आपने लोन लिया है, तो राहुल बंसल अंडर किसके आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के। बैंक और जो फिनेंस प्रोवाइड कराती हैं कंपनियां, उनको छोड़कर
वो अनसिक्योर्ड लोन होती हैं, जैसे जो हम इंडिविजुअल से जो लोन लेते हैं, ठीक है। ये सभी हमारे जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में लेजर क्रिएट करने बताए हैं, तो आपको इसी प्रकार ही करने हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको लेजर की नॉलेज नहीं है, किसके अंडर ग्रुपिंग आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।